Hello students, welcome to Shweta Yadav Tutorials. Please like and subscribe my channel and hit bell icon for more updates. In the last video we have discussed about mutation. Mutation discuss करने से पहले हमने पॉलीप्लॉइडी के बारे में समझ लिया था कि पॉलीप्लॉइडी क्या होती है. In this video we will discuss exactly about what is mutation, and here we are discussing a very important chapter of class 12, that is molecular basis of inheritance. Now mutation, sudden heritable change in genetic material. जेनेटिक मटेरियल में सडनली चेंज आना, एकदम से जेनेटिक मटेरियल में चेंज आना, दैट इज म्यूटेशन. तो जेनेटिक मटेरियल दैट इज डीएनए और आरएनए. तो किसी भी ऑर्गेनिज्म के अगर जेनेटिक मटेरियल में एकदम से बदलाव आता है, सडनली बदलाव आता है, रैंडमली बदलाव आता है, दैट इज mutation. So what is mutation? The sudden or the random change in the genetic material or the sudden or the random change in the genetic constitution of an organism. ऑर्गेनिज्म के जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन में, जेनेटिक मटेरियल में एकदम से या रैंडमली बदलाव आना ही म्यूटेशन कहलाता है. म्यूटेशन आर द सोर्स ऑफ डिसकॉन्टिन्यूअस वेरिएशन. जब हम बात करते हैं म्यूटेशन, तो म्यूटेशन की वजह से ही वेरिएशन आता है. बट म्यूटेशन कैसा प्रोसेस है? रैंडम प्रोसेस है, सडन प्रोसेस है, एकदम से होता है. तो यहां से जो वेरिएशन आएगा वो आएगा डिसकॉन्टिन्यूअस वेरिएशन. डिसकॉन्टिन्यूअस वेरिएशन का मतलब क्या है? ऐसा वेरिएशन जो कॉन्टिन्यूटी में नहीं चला आ रहा है, एकदम से हो रहा है. तो यहां पे ये जो वेरिएशन है दैट इज डिसकॉन्टिन्यूअस वेरिएशन. तो म्यूटेशन की वजह से कैसा वेरिएशन आता है? डिसकॉन्टिन्यूअस. अब वेरिएशन होता क्या है? वेरिएशन होता है कि एक ही स्पीशीज के मेंबर्स में अंतर होना या डिफरेंट स्पीशीज के मेंबर्स में डिफरेंस होना, दैट इज वेरिएशन. ना म्यूटेशन दो टाइप का होता है, जर्मिनल म्यूटेशन एंड सोमैटिक म्यूटेशन. तो जर्मिनल और सोमैटिक म्यूटेशन को समझने से पहले हमें यह समझना होगा कि जर्मिनल सेल और सोमैटिक सेल्स कौन सी होती हैं. तो जर्मिनल सेल और जर्म सेल्स रिप्रोडक्टिव सेल्स होती हैं. These are reproductive cells. रिप्रोडक्टिव सेल्स का मतलब है कि अल्टीमेटली ये क्या बनाएंगी? ये बनाएंगी गैमेट्स. तो ऐसी सेल्स जो गैमेट्स बनाए वो होंगी जर्मिनल सेल्स, जो गैमेट्स का फॉर्मेशन करे. अगर मेल बॉडी है तो स्पर्म का फॉर्मेशन कर रही है, अगर फीमेल बॉडी है तो ओवम का फॉर्मेशन कर रही है. सोमैटिक सेल्स होंगी अदर देन गैमेट्स, अदर देन गैमेट्स. अदर देन गैमीट्स जो बॉडी की सेल्स होंगी उनको हम कहेंगे सोमैटिक सेल्स. जैसे स्किन सेल सोमैटिक सेल है. तो यहां पे अगर जर्म सेल में म्यूटेशन आएगा तो उसको हम कहेंगे जर्मिनल म्यूटेशन. अगर सोमैटिक सेल में म्यूटेशन आएगा तो हम उसको बोलेंगे सोमैटिक वेरिएशन. तो किस तरीके से हम इसको देखेंगे? इट अकर इन द जर्म सेल, गैमीट में आने वाला वेरिएशन. क्लियर? क्योंकि जैसी सेल्स उसी में अगर म्यूटेशन हो रहा है तो उस म्यूटेशन का नाम भी उसी सेल के हिसाब से रख दिया जाता है. नेक्स्ट, ट्रांसफर इन नेक्स्ट जनरेशन, यानी कि ये हेरिटेबल है, इनहेरिटेंस शो करता है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास हो जाता है. आप कैसे बोल सकते हैं कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास हो जाता है? मान लीजिए जर्म सेल्स ने ओवम और स्पर्म का फॉर्मेशन किया मेल एंड फीमेल बॉडी में. अब यहाँ पे स्पर्म एंड ओवम में ये जो सेल्स हैं, इनको बनाने वाली जो सेल्स थी, जो जर्मिनल सेल्स थी, उनमें म्यूटेशन हुआ. तो इन गैमीट्स में भी म्यूटेशन होगा, इन गैमीट्स में भी म्यूटेशन आएगा, डेफिनेटली आएगा. अब इनके फ्यूजन से जो जाइगोट बनेगा उसमें भी म्यूटेशन आएगा, और जाइगोट नेक्स्ट जनरेशन है. इसका सिंपल सा मतलब ये है कि अगर जर्म सेल में वेरिएशन आ गया, जर्मिनल सेल्स में वेरिएशन आ गया, तो वो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होगा. राइट? सो इट ट्रांसफर इन द नेक्स्ट जनरेशन. इनहेरिटेबल जो नेक्स्ट जनरेशन में चला जाए दैट इज इनहेरिटेबल. उसको हम क्या बोलेंगे? इनहेरिटेबल. एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाने वाले को हम क्या कहते हैं? इनहेरिटेबल. वो इनहेरिटेंस शो कर रहा है. राइट? नेक्स्ट,
जो वेरिएशन या जो म्यूटेशन सोमैटिक सेल में आएगा उसको हम क्या बोलेंगे, सोमैटिक वेरिएशन। वी कैन कॉल इट सोमैटिक वेरिएशन। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, दिस म्यूटेशन अकर्स इन सोमैटिक सेल्स। व्हाट आर सोमैटिक सेल्स? अदर देन गैमीट्स, द सेल्स इन द बॉडी आर नोन एज सोमैटिक सेल्स। सोमैटिक सेल में आया हुआ वेरिएशन डू नॉट ट्रांसफर टू द नेक्स्ट जनरेशन। मान लीजिए हमारी स्किन सेल में कोई म्यूटेशन आया, तो स्किन सेल में जो म्यूटेशन आएगा वो हमारी नेक्स्ट जनरेशन में नहीं जाएगा। इंसान के मरने पे वो म्यूटेशन वहीं खत्म हो जाएगा। जब इंसान मरेगा तो उसकी स्किन सेल में जो म्यूटेशन आया है उसके मरने पे वो वहीं खत्म हो जाएगा, वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर नहीं होगा, राइट। जैसे कोई इंसान एक पर्टिकुलर हेयर कट कराता है, तो हेयर कट कराना सोमैटिक सेल में वेरिएशन है, तो वो नेक्स्ट जनरेशन में पास होगा। लोग बॉडी पे टैटू बनवाते हैं, तो जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी बॉडी पे टैटू नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे स्किन पे वो चेंज कराया गया है और वो चेंज नेक्स्ट जनरेशन में नहीं जाता। तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें होती है जो म्यूटेशन है वो नेक्स्ट जनरेशन में नहीं जाता। एक छोटा सा एग्जाम्पल है, राइट। सो जनरली डू नॉट ट्रांसफर इन द नेक्स्ट जनरेशन। जर्नली नॉन हेरिटेबल, यानी कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में नहीं जा रहा है तो नॉन हेरिटेबल है, राइट। बट इनहेरिटेबल इन केस ऑफ वेजिटेटिवली प्रोपोगेटेड प्लांट। वेजिटेटिवली प्रोपोगेटेड प्लांट में अगर सोमैटिक सेल में कोई वेरिएशन आ गया तो वो नेक्स्ट जनरेशन में जाएगा। अब यहाँ पे क्या ध्यान रखना है कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में प्लांट की या तो स्टेम यूज की जाती है, या प्रोपोगेशन के लिए लीफ यूज की जाती है, या रूट यूज की जाती है। यही वेजिटेटिव पार्ट्स हैं। अगर इसमें कोई म्यूटेशन आ गया, अगर मान लीजिए लीफ में कोई म्यूटेशन आ गया, तो ये म्यूटेशन में अगर आप लीफ का पार्ट ले रहे हो और इससे न्यू प्लांट बना रहे हो, इसी से ही आप न्यू प्लांट बना रहे हो उस टुकड़े को लेके, या लीफ से ही वेजिटेटिव प्रोपोगेशन हो रहा है, तो वो नेक्स्ट जनरेशन में जाएगा। तो वेजिटेटिव प्रोपोगेटेड प्लांट में सोमैटिक सेल का जो वेरिएशन होगा वो क्या होगा, वो नेक्स्ट जनरेशन में, यानी कि अगर सोमैटिक सेल में कोई म्यूटेशन होगा तो वो नेक्स्ट जनरेशन में जाएगा, कैरी फॉरवर्ड होगा, राइट। तो हमने यहाँ पे क्या पढ़ा, दो टाइप के म्यूटेशन है, जर्मिनल म्यूटेशन एंड सोमैटिक म्यूटेशन। जर्मिनल म्यूटेशन जर्म सेल में होता है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाता है, इनहेरिटेबल होता है। सोमैटिक वेरिएशन सोमैटिक सेल में, सोमैटिक म्यूटेशन सोमैटिक सेल में आया हुआ म्यूटेशन है जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास नहीं होता, इनहेरिटेबल होता है, नॉन हेरिटेबल होता है, राइट। नाउ म्यूटेशन, the term given by this particular mutation given by word given by Hugo D. Veris. Hugo D. Veris ने इस टर्म को बताया था सबसे पहले। De Veris studied mutation in the plant. इन्होंने जिस प्लांट पे म्यूटेशन को समझा या समझाया उस प्लांट का नाम है इवनिंग प्राइमरोज। उस प्लांट का नाम है इवनिंग प्राइमरोज। तो इवनिंग प्राइमरोज में ह्यूगो डी वेरिस ने सबसे पहले म्यूटेशन को समझाया, ये टर्म लॉन्च किया। हम डायरेक्टली ये भी कह सकते हैं ओइनोथारा लेमार्कियाना। इस प्लांट का नाम है ओइनोथारा लेमार्कियाना, दैट इज इवनिंग प्राइमरोज। तो सबसे पहले इवनिंग प्राइमरोज पे म्यूटेशन को समझाने वाले साइंटिस्ट थे ह्यूगो डी वेरिस। सेथ राइट फर्स्ट ऑब्जर्व्ड म्यूटेशन। सेथ राइट ने सबसे पहले म्यूटेशन को ऑब्जर्व किया। किसमें ऑब्जर्व किया? इन्होंने ऑब्जर्व किया शॉर्ट लेग्ड शीप में, जिसका नाम दिया गया एनकॉन शीप। छोटे पैरों वाली शीप को कहा गया एनकॉन शीप। ये भेड़ों को चराते थे, उनको घुमाते फिराते थे। अब जब भेड़ों को चराते थे, घुमाया या फिराया जाता था, तो वहां पे इन्होंने एकदम से क्या देखा कि जो शीप है उनकी नॉर्मल लेग्स हैं, उन नॉर्मल लेग्स के बीच में एकदम से कुछ शीप्स में, कुछ भेड़ों में ऐसा देखा गया कि टांगे छोटी हो गई, लेग्स शॉर्ट हो गए, और उन्हीं शॉर्ट लेग्ड शीप को इन्होंने नाम दिया एनकॉन शीप। तो नॉर्मल लेग्ड शीप के बीच में सडनली रैंडमली कुछ शॉर्ट लेग्ड शीप्स भी दिखाई दी, एंड सच शीप्स आर नोन एज एनकॉन शीप।
तो यहाँ पे सबसे पहले म्यूटेशन को देखने वाले जो पर्सन थे उन पर्सन का नाम है सेथ ब्राइट, और म्यूटेशन वर्ड देने वाले साइंटिस्ट ह्यूगो डी व्रिस, राइट। नाउ म्यूटेशन पे कुछ एक्सपेरिमेंट किए गए, और किस पे किए गए, क्या यूज करके किए गए, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहला बीडल एंड टॉटम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बीडल एंड टॉटम ने म्यूटेशन को इंड्यूस कराया, यानी कि म्यूटेशन इंड्यूस म्यूटेशन कराया, किसमें, इंड्यूस म्यूटेशन इन न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा एक फंगी है, फंगस है, तो फंगस में म्यूटेशन इंड्यूस कराया गया, यानी कि न्यूरोस्पोरा में म्यूटेशन करवाया गया। न्यूरोस्पोरा में जब म्यूटेशन कराया गया तो म्यूटेशन कराने के लिए म्यूटेंट यूज किए जाते हैं, जिसकी सहायता से म्यूटेशन कराया जाता है, जिसको यूज करके म्यूटेशन होगा वो म्यूटेंट होंगे। तो यहाँ पे न्यूरोस्पोरा में म्यूटेशन के लिए यूज की गई यूवी रेज या एक्स रेज। यूवी रेज और एक्स रेज के द्वारा बीडल एंड टॉटम ने न्यूरोस्पोरा में म्यूटेशन कराया, इंड्यूस्ड म्यूटेशन इन न्यूरोस्पोरा, राइट। नाउ एंड दे गेव अ कॉन्सेप्ट, और उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस या वन जीन वन एंजाइम कॉन्सेप्ट। तो इन्होंने वन जीन वन एंजाइम कॉन्सेप्ट को सबसे पहले समझाया। एक जीन एक एंजाइम बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये समझाने वाले साइंटिस्ट बीडल एंड टॉटम, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हाइपोथेसिस है, और इस हाइपोथेसिस से जीन की एंजाइम रिलेटेड क्लैरिटी काफी हद तक सॉल्व हुई। नाउ यहाँ पे जो न्यूरोस्पोरा यूज किया गया दैट इज हेप्लॉइड, न्यूरोस्पोरा हेप्लॉइड फंगी है, तो ये म्यूटेशन को स्टडी करने के लिए एक बेस्ट एग्जाम्पल था। इट इज द बेस्ट फॉर द स्टडी ऑफ म्यूटेशन, ये म्यूटेशन को स्टडी करने के लिए बेस्ट है। अब बेस्ट क्यों है वो बात आप समझ लें। जब हमने जेनेटिक्स स्टार्ट किया था और वहां पे हमने वाइल्ड जीन और मॉडिफाइड जीन के बारे में पढ़ा था, तो हमने क्या पढ़ा था, जो वाइल्ड जीन होती हैं एक डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में, मान लीजिए कोई ऑर्गेनिज्म डिप्लॉयड है, इस डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में एक जीन के लिए 2 एलील होंगी, जैसे हाइट के लिए 2 एलील है, टॉल एंड डॉर्फ। टॉल एंड डॉर्फ, ये जो टॉल है ये वाइल्ड टाइप जीन है जो शुरू से ही प्रेजेंट है नेचर में, अनमॉडिफाइड है, जिसमें कोई बदलाव नहीं आया, जो नॉर्मल एंजाइम बनाने की, राइट। बट इसी में ही जब म्यूटेशन हुआ तो इससे बनी रेसेसिव, तो डोमिनेंट से बनने वाली रिसेसिव। अब अगर कोई डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है और उस ऑर्गेनिज्म में एक जीन के लिए 2 एलील है, डोमिनेंट एलील भी है, रेसेसिव एलील भी है, तो जो डोमिनेट करेगी वो डोमिनेंट रेसेसिव को वो एक्सप्रेस नहीं होने देगी। इसीलिए जब हम म्यूटेशन की स्टडी करते हैं तो म्यूटेशन की स्टडी के लिए सबसे बेस्ट ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो हेप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है, और न्यूरोस्पोरा हेप्लॉयड है, इसीलिए उसको यूज किया गया, जिसमें 1 सेट है, और 1 सेट के सहायता से वहां पे क्या मिला, एक ही एलील मिली, और इस एलील से यहाँ पे म्यूटेशन का पता लगाया गया, राइट। उसमें म्यूटेशन करवा के, उसमें म्यूटेशन को इंड्यूस करा के यहाँ पे म्यूटेशन को स्टडी किया गया। इसीलिए जो हेप्लॉयड ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी सहायता से म्यूटेशन को समझना आसान होता है। अब किस तरीके से उन्होंने म्यूटेशन को समझाया, इसको हम विद एन एग्जाम्पल पढ़ेंगे, राइट। सो यहाँ पे बीडल एंड टॉटम ने नॉर्मल या वाइल्ड न्यूरोस्पोरा के लिए, अब क्या होती है वाइल्ड, हमने ये पढ़ा था कि जो जीन नेचर में जैसी थी वैसी ही है, उनमें कोई बदलाव नहीं आया है, वो शुरुआत से प्रेजेंट है, सच जीन्स आर नोन एज वाइल्ड जीन ओरिजिनल जीन्स। उन जीन्स को हम क्या बोलते हैं, वाइल्ड जीन्स और ओरिजिनल जीन्स बोलते हैं, राइट। अब यहाँ पे वाइल्ड और नॉर्मल न्यूरोस्पोरा यानी कि जो शुरू से प्रेजेंट है, तो यहाँ पे जो शुरू से प्रेजेंट न्यूरोस्पोरा है उसको बोला गया प्रोटोट्रॉफ। क्या बोला गया उसको, प्रोटोट्रॉफ, और इसको पी से रिप्रेजेंट किया। न्यूरोस्पोरा, वाइल्ड न्यूरोस्पोरा जो नॉर्मली प्रेजेंट है उसको बोला गया प्रोटोट्रॉफ, पी से उसको रिप्रेजेंट किया गया। अब इसी में ही म्यूटेशन किया गया, और म्यूटेशन के लिए म्यूटेंट यूज किया गया। म्यूटेंट
जिसके द्वारा म्यूटेशन कराया जाएगा। यूवी रेज को यूज किया गया, यूवी रेज को यूज करके इस न्यूरोस्पोरा में म्यूटेशन कराया गया और यहां पे जो न्यूरोस्पोरा बना वो म्यूटेंट न्यूरोस्पोरा होगा, म्यूटेंट न्यूरोस्पोरा, क्योंकि म्यूटेशन के बाद बना हुआ न्यूरोस्पोरा। कैसा न्यूरोस्पोरा होगा? म्यूटेंट न्यूरोस्पोरा। तो इसको जो नाम दिया गया वो नाम दिया गया ऑक्सोट्रॉफ। इसको जो नाम दिया गया वो नाम दिया गया ऑक्सोट्रॉफ। तो म्यूटेशन के बाद जो बना हुआ न्यूरोस्पोरा है वो होगा ऑक्सोट्रॉफ, राइट। अब यहाँ पे इस ऑक्सोट्रॉफ और प्रोटोट्रॉफ को कैसे कैसे रिप्रेजेंट किया गया? प्रोटोट्रॉफ को P से, ऑक्सोट्रॉफ को A से रिप्रेजेंट किया गया, राइट। अब यहाँ पे क्या कराया गया? इनको ग्रो तो करा लिया, इनको डेवलप तो करा लिया, बट इनको ऑब्जर्व करने के लिए इनको मिनिमल कल्चर मीडियम पे ग्रो कराया गया। तो यहाँ पे मिनिमल न्यूट्रिएंट मीडियम या कल्चर मीडियम लिया गया। मिनिमल का मतलब है कि ऐसा कल्चर मीडियम जिसमें कम से कम न्यूट्रिएंट दिए गए, तो उस न्यूट्रिएंट मीडियम को हम क्या बोलेंगे? मिनिमल न्यूट्रिएंट मीडियम। ऐसे मीडियम को हम क्या बोलेंगे? मिनिमल न्यूट्रिएंट मीडियम। इस मिनिमल न्यूट्रिएंट मीडियम पे प्रोटोट्रॉफ और ऑक्सोट्रॉफ दोनों को क्या कराया गया? ग्रो कराया गया। तो यहाँ पे ये देखा गया कि मिनिमल न्यूट्रिएंट मीडियम पे प्रोटोट्रॉफ तो ग्रोथ करता जा रहा था, ये अपनी कॉलोनी बढ़ाता जा रहा था और अपनी संख्या को ये लगातार इंक्रीज करता जा रहा था। बट ऑक्सोट्रॉफ जो था वो खत्म हो गया, वो मर गया। ऑक्सोट्रॉफ का यहाँ पे सर्वाइवल नहीं हुआ। अब सर्वाइवल क्यों नहीं हुआ इसको भी देखा गया। तो इसको समझने के लिए क्या स्टडी किया गया कि एक जीन एक आरएनए या एमआरएनए बनाता है, एक एमआरएनए से एक प्रोटीन बनता है आफ्टर द ट्रांसलेशन, और इस प्रोटीन से बनता है एक एंजाइम। ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर। तो हमने क्या देखा कि एक जीन एक एंजाइम बनाता है, बट ये कैसे समझ में आया कि एक जीन एक ही एंजाइम बनाता है? तो यहाँ पे क्या हुआ, इस चीज को समझने के लिए यहाँ पे क्या किया गया, यहाँ पे ये देखा गया कि एक जीन एक एंजाइम बनाता है और उस पर्टिकुलर एंजाइम से एक प्रोडक्ट बनता है। एक जीन से एक एंजाइम और उससे एक प्रोडक्ट बनता है। तो यहाँ पे ऑक्सोट्रॉफ की ग्रोथ नहीं हो रही थी, यानी कि कोई ना कोई ऐसा प्रोडक्ट जरूर होगा जो यहाँ पे नहीं बन रहा है। यहाँ पे कोई ना कोई ऐसा प्रोडक्ट था जिसकी कमी हो रही है। अब वो कैसे समझा जाए? तो यहाँ पे क्या किया गया, यहाँ पे मिनिमल न्यूट्रिएंट मीडियम लिया गया या कल्चर मीडियम लिया गया, साथ में स्पेशल न्यूट्रिएंट्स भी यहाँ पे डाले गए। यहाँ पे ग्लूकोज, सुक्रोज, मैनोज, डिफरेंट टाइप के अमाइनो एसिड को यहाँ पे कल्चर मीडियम में इंट्रोड्यूस कराया गया और यहाँ पे ऑक्सोट्रॉफ को ग्रो कराया गया। तो यहाँ पे जब ऑक्सोट्रॉफ को ग्रो कराया तो यहाँ पे क्या हुआ कि फिर से यहाँ पे नॉर्मल मिनिमल मीडियम पे ऑक्सोट्रॉफ ने ग्रो नहीं किया, बट जैसे ही स्पेशल न्यूट्रिएंट मीडियम डाला और उसमें क्या डाला, आर्जिनिन डाला, आर्जिनिन को इंट्रोड्यूस कराया, तो यहाँ पे इस ऑक्सोट्रॉफ की ग्रोथ होना शुरू हो गई। तो यहाँ पे क्या देखा गया कि यहाँ पे जो जीन था, यहाँ पे जो जीन था वो आर्जिनिन नहीं बना रहा था, प्रोडक्ट नहीं बना रहा था, और आर्जिनिन नहीं होने की वजह से ऑक्सोट्रॉफ ग्रो नहीं कर रहा था। ऑक्सोट्रॉफ ग्रो कब करेगा? जब आप उसको बाहर से आर्जिनिन दोगे। अब जब बाहर से आप उसको आर्जिनिन दोगे तो यहाँ पे वो ग्रो करेगा। अब यहाँ पे दो कंडीशन है, बहुत ध्यान से समझना। पहली कंडीशन में प्रोटोट्रॉफ थे, प्रोटोट्रॉफ में आर्जिनिन बन रहा था क्योंकि यहाँ पे जीन में म्यूटेशन नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ? जीन में म्यूटेशन नहीं हुआ, इसीलिए ये मिनिमल न्यूट्रिएंट मीडियम पे ग्रो कर गया। बट प्रोटोट्रॉफ से जब ऑक्सोट्रॉफ बनाया गया तो जीन में म्यूटेशन हुआ, और जीन में म्यूटेशन हुआ तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट है वो बदला, यानी कि यहाँ पे आर्जिनिन नहीं बना। यहाँ पे क्या नहीं बना? आर्जिनिन नहीं बना, यानी कि आर्जिनिन बनाने वाला एंजाइम नहीं बना। तो जब आर्जिनिन बनाने वाला एंजाइम नहीं बना तो मिनिमल कल्चर मीडियम पे ऑक्सोट्रॉफ ने ग्रो नहीं किया। मिनिमल कल्चर मीडियम में ऑक्सोट्रॉफ ने ग्रो नहीं किया। जब आर्जिनिन बाहर से दिया गया तो यहाँ पे आर्जिनिन की प्रेजेंस में यहाँ पे ऑक्सोट्रॉफ ने अपनी ग्रोथ शो की। तो यहाँ पे ये पता चला कि जब जीन में म्यूटेशन होता है तो प्रोडक्ट नहीं बनता है। तो यहाँ पे क्या समझाया गया कि एक जीन
एक एंजाइम के लिए रिस्पॉन्सिबल है। वन जीन वन एंजाइम कॉन्सेप्ट, या इसी को ही बोला जाता है वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस। तो यहाँ पे हमेशा ध्यान रखना है कि न्यूरोस्पोरा का यूज किया गया। न्यूरोस्पोरा एक हेप्लॉइड फंगस है। इसको क्यों यूज किया गया? क्योंकि ये हेप्लॉइड है। जब नॉर्मली वाइल्ड न्यूरोस्पोरा लिया गया और उसको नाम दिया गया प्रोटोट्रॉफ, उसमें म्यूटेशन के बाद जो बना उसको बोला गया ऑक्सोट्रॉफ। दोनों को मिनिमल न्यूट्रिएंट मीडियम पे, कल्चर मीडियम पे ग्रो कराया तो केवल कौन ग्रो हुआ? प्रोटोट्रॉफ। कौन ग्रो नहीं हुआ? ऑक्सोट्रॉफ। ऑक्सोट्रॉफ को ग्रो कराने के लिए यहाँ पे स्पेशल न्यूट्रिएंट दिया गया और उसका नाम है आर्जिनिन। जब आर्जिनिन बाहर से दिया गया तो यहाँ पे इस फंगस ने, यानी कि इस म्यूटेंट न्यूरोस्पोरा ने अपनी ग्रोथ दिखाई, इसने मल्टीप्लिकेशन शुरू किया। तो यहाँ पे बिडल एंड टॉटम ने ये समझा दिया कि एक जीन एक एंजाइम को कोड करने के लिए जिम्मेदार है, या एक जीन एक एंजाइम को बनाने के लिए जिम्मेदार है, और वही एंजाइम एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनाता है, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट द म्यूटेशन। ये सारा हमने क्या पढ़ा? म्यूटेशन। सो यहाँ पे न्यूरोस्पोरा ग्रो इन मिनिमल मीडियम, प्रोटोट्रॉफ, एंड न्यूरोस्पोरा डू नॉट ग्रो इन मिनिमल मीडियम, दैट इज ऑक्सोट्रॉफ। अब यहाँ पे एक चीज और, छोटी सी बात, जब हम बात करते हैं म्यूटेशन की तो हम हमेशा ये बोलते हैं कि म्यूटेशन इज नॉर्मली हार्मफुल, बट नॉट इन ऑल केसेस। सभी केसेस में म्यूटेशन हार्मफुल नहीं है। किस केस में म्यूटेशन हार्मफुल है उस केस को हम समझने जा रहे हैं। डॉक्टर MS स्वामीनाथन इंड्यूस्ड म्यूटेशन इन व्हीट बाय द हेल्प ऑफ गामा रेज टू ऑब्टेन गुड वैरायटी। स्वामीनाथन ने व्हीट में इंड्यूस्ड म्यूटेशन कराया, और किससे? गामा रेज की हेल्प से, जिससे अच्छी वैरायटी बन सके। अब यहाँ पे शुरुआत कहाँ से हुई? जब प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉन्ग ने मैक्सिको में सोनारा 64 व्हीट को यूज किया और उसको ग्रो कराया। जब सोनारा 64 को ग्रो कराया तो उसकी ग्रोथ बहुत अच्छी थी और उसने काफी हद तक फूड की प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। बट अगर उसी मैक्सिकन वैरायटी को इंडिया में लाया गया और ग्रो कराया गया, सोनारा 64 को जब इंडिया में लाके ग्रो कराया गया तो वो ग्रोथ उसने प्रॉपर शो नहीं की, क्योंकि इंडिया की क्लाइमेटिक कंडीशन उसकी ग्रोथ के लिए फेवरेबल नहीं थी। तो डॉक्टर MS स्वामीनाथन ने उसमें इंड्यूस्ड म्यूटेशन कराया, और इंड्यूस्ड म्यूटेशन करा के उसकी वैरायटी को बदला, यानी कि उसमें वेरिएशन करा। जब वेरिएशन करा तो उसे जो वैरायटी बनी, उसी वैरायटी को हम आज बोलते हैं शरबती सोनारा, जो कि सोनारा 64 ही है। सोनारा 64 में ही इंड्यूस्ड म्यूटेशन कराया गया गामा रेस से और बनाया गया साबरमती सोनारा। तो जो साबरमती सोनारा है वो ऐसी वैरायटी है जिसने काफ़ी हद तक फूड की प्रॉब्लम को सॉल्व किया। और यहाँ पे प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉन्ग और डॉक्टर स्वामीनाथन दोनों के कंट्रीब्यूशन से ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ। तो हम ये कह सकते हैं कि म्यूटेशन हमेशा हार्मफुल नहीं होता, किसी किसी केस में इंड्यूस्ड म्यूटेशन यूजफुल भी होता है। और यहाँ पे फूड प्रोडक्शन को एनहांस कराने में इंड्यूस्ड म्यूटेशन का एक बहुत ही अच्छा रोल रहा है। तो दिस इज ऑल अबाउट द म्यूटेशन। वी विल डिस्कस द टाइप्स एंड द डिफरेंट टाइप्स ऑफ म्यूटेशन इन द नेक्स्ट वीडियो।